इब्तिदा उस पाकज़ात अल्लाह के नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत पर मेरी और आप सबकी जान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज हम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर कैंपस में मौजूद हैं और यहाँ पे डिग्री शो जारी है। आज हम कोशिश करेंगे कि बच्चों की जो थीसिस जारी है और उसकी जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स उन्होंने डिस्प्ले की हैं उनके बारे में जानें और बच्चों से बात करें। आइए आगे बढ़ते हैं जी। इस वक्त एक हमारे साथ स्टूडेंट भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सना खलील। क्या ये आपकी काम है? पेंटिंग्स जो हैं वो आपकी हैं? ये सब मेरा काम है और मेरे काम के बारे में ये है कि किस किस्म का है? आर्ट है? ये क्या चीज़ है? किस तरह से है इसका? इस टेक्निक को इम्प्रेशनिज्म स्टाइल कहेंगे और जो मेरे कॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें चल रही होती हैं वो जो मुझे मेंटली डिस्टर्ब कर रही हैं उस चीज़ को मतलब मैं खुद रिलैक्स फील करने के लिए मैं इसलिए डिस्टॉर्टेड इमेजेस इस तरह पेंट कर रही हूँ। डेड मटेरियल है ज़्यादातर, जिस तरह बर्ड्स हो गए, पीकॉक है और स्टिल लाइफ है, कुछ डेड फ्लावर्स हैं ज़्यादातर। यानी आपको लगता है कि आर्ट जो है वो डिप्रेशन और इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, जिन लोगों को ये मुझे लगता है कि जो मैं इस तरह डिस्टर्ब रहते हैं उनके लिए मतलब अपना फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन जो भी चीज़ है वो अपने काम में वो चीज़ रिजॉल्व करो तो मतलब आप मेंटली रिलैक्स फील करते हो। क्या नाम है आपका और कौन से डिपार्टमेंट से हैं? मरियम ज़ारा और मैं म्यूजिकोलॉजी डिपार्टमेंट से 4th ईयर। थीसिस आपका किस पे है और क्या ये डिस्प्ले में हमें चीज़ें जो नज़र आ रही हैं पिक्चर्स वगैरह किन की हैं? मेरा थीसिस है मंसूर मलंगी पे और ये है रिसर्च स्टडी, तो इसकी जो मैंने इनके गानों के एनालिसिस किए हैं और मेरा इसमें जो वो क्वेश्चन था वो ये था कि ये इनके गानों का नैरेटिव क्या होता है और कौन सी लैंग्वेज में परफॉर्म करते हैं। क्योंकि मेरा मसला ये था कि मैंने ये पढ़ा था जो पंजाबी है वो लैंग्वेज है और जो सराइकी है वो पंजाबी का डायलेक्ट है। तो मुझे मेरे इस रिसर्च से थोड़ा ये भी हुआ मज़ीद इसके ऊपर बुक्स पढ़ के कि सराइकी एक डिफरेंट लैंग्वेज है और मंसूर मलंगी 2 डिफरेंट लैंग्वेज और 2 डिफरेंट कल्चर्स के लिए के एक म्यूजिशियन थे जो कि वो उनके लिए गाने गाते थे। तो पंजाबी तो कहा जाता है इसके बारे में कि हर 16 किलोमीटर के बाद इसके लहजा और चीज़ों में तब्दीली आ जाती है। तो फिर मंसूर मलंगी को आपने कहाँ पाया और कैसे तलाश किया? जी मैंने भी यही पढ़ा था कि ये और इनके जो बेटे का और जो इनके स्टूडेंट्स का इंटरव्यू था उसमें भी यही था कि ये चेंज हो जाती है, लेकिन ये खुद पंजाबी थे तो ये लेकिन ये सराइकी में परफॉर्म करते थे। तो लेकिन मैंने बाद में जो इसके ऊपर पढ़ा है कि सराइकी जो है वो पंजाबी से पहले की ज़ुबान है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते थे, क्योंकि आपने इन पे रिसर्च की है? ये झांग से थे। ठीक। क्या आप दुनिया में अब भी लोग इन्हें जानते हैं या इनके जाने के बाद ऐसा तो नहीं कि अब लोगों ने इन्हें भुला दिया हो, इनके काम को भुला दिया हो? नहीं, मैं खुद हूँ, मैं जानती हूँ, मैं खुद मुल्तान से हूँ और मुझे पता है कि लोग कितना ज़्यादा इनको सुनते हैं, अच्छा खासे फेमस है। पाकिस्तान से बाहर भी अभी भी लोगों को सुनते हैं? पाकिस्तान से बाहर भी सुनते हैं। आप यहाँ पे क्या देखने आए हैं यहाँ पे? हम क्योंकि हम आर्ट स्टूडेंट्स, हमारा पहला साल है ओ लेवल्स का, तो हम आर्ट ऑब्जर्व करने आए हैं इंस्पिरेशंस के लिए और लर्निंग के लिए भी। क्या कुछ नया नज़र आया आपको एनसीए में आके, जो आप आर्ट वहाँ पे एलजीएस और मुख्तलिफ जगह पे देखते हैं और एनसीए में देखते हैं? जी, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नज़र आई है, नई नई पेंटिंग्स और ड्राइंग्स, इनसे हमें नई मोटिवेशन आती है और नए आइडियाज़ आते हैं। टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं। तो आपको लगता है कि इससे आपको खुद जब आप काम करेंगी तो कोई मदद मिलेगी? बहुत ज़्यादा, बिकॉज कोई हमसे आना भी चाहता है यहाँ तो हम देखते हैं तो अच्छा इंस्पिरेशन मिलती है। तो बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर जहाँ लोगों को ये सहूलियात मौजूद नहीं है, जो हमारा जनूबी पंजाब है, बलूचिस्तान है, क्या आप लोग समझते हैं कि उन बच्चों को भी यहाँ पे आना चाहिए और चीज़ें सीखनी चाहिए? जी, आई थिंक उनको एक्सपोजर मिलना चाहिए बिकॉज हिडन टैलेंट्स होती हैं और दूसरे आर्ट वर्क्स को देख के उनको इंटरेस्ट भी पैदा हो जाता है। आपका नाम क्या है? अली रज़वी। कौन से ईयर से हैं आप? 4th ईयर। 4th ईयर से। ये आर्ट है, इसका थीम क्या है ये जो आपने काम किया है? मैं क्लासिकल पेंटिंग से इंस्पायर्ड हूँ और मैंने अपने गांव झांगेवा से कोडी सशा मैं मुहर्रम के जुलूसों की डिफरेंट फोटोग्राफी की है और उनको बड़े स्केल पे पेंट किया। तो अब आप उन चीज़ों को, उसी थीम को लेके आपने ये पेंटिंग जो काम किया है उसी के अक्स है? थीम वगैरह कुछ नहीं होता, बस इंस्पिरेशन है क्लासिकल पेंटिंग से और फोटोग्राफी है अपनी खुद की और स्किल बेस्ड काम है सारा। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की एक स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है और किस डिपार्टमेंट से हैं? मेरा नाम जुनेरा उस्मान है, मैं टेक्सटाइल डिपार्टमेंट की हूँ। तो बेसिकली मैंने ये अफ्रीकन थीम्ड कैफ़े का इंटीरियर डिज़ाइन किया था। रीज़न यही थी कि मेरा पूरा बचपन जो है अफ्रीका में गुजरा और मैं वो सारा अफ्रीकन एम्बियंस जो सारा उनका ऑरा है वो मैं यहाँ पे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कर समझ लें कि उनके कैफ़ीज़ की फ़ोटोकॉपी या चोरी आप करके लाई हैं? जी बिल्कुल, मैं वो यहाँ पे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराना चाह रही थी। क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर जो कैफ़ेज़ बने हुए हैं उनका इंटीरियर
इस काबिल है कि आप उसे कॉपी करें और वहाँ पे लोगों को जाके दिखाएं कि हमारी ये ट्रेडिशंस हैं? नहीं, बेशक वो तो है, लेकिन हम जब यहाँ पे रह रहे हैं, हमें हर कल्चर यहाँ पे के कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, चाइनीज़, थाई, इटालियन सब मिलता है। अफ्रीकन मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक लाहौर में कोई भी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो बेसिकली मेरा एम ही ये था कि मैं एक अफ्रीकन कैफ़े यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँ लाहौर में। अफ्रीकन कैफ़े और पाकिस्तानी कैफ़े में बुनियादी क्या फ़र्क आपको लगा उसके इंटीरियर में या चीज़ों में? काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि पाकिस्तानी कैफ़ेज़ जो है मोस्टली अब ज़्यादातर बहुत मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, और अफ्रीकन, चूँकि मैं अफ्रीका में रही भी हूँ और मैं अब अक्सर आजकल जाती भी हूँ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि ट्रेडिशनल और मतलब ऑर्गेनिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बनिस्बत पाकिस्तानी कैफ़ेज़ के। ये अभी भी हमें लगता है कि जो 20वीं-21वीं सदी है उस दौर में आपने कुछ लकड़ी टाइप किस्म के मटेरियल इस्तेमाल किए हैं। अब तो शीशा और बड़ी मेटल और चीज़ें आ गई हैं, डाइज आ गई हैं। क्या आपको लगता है अभी भी इनकी अहमियत है और लोग इसको पसंद करेंगे? वही अहमियत तो ख़त्म होती जा रही है, उसी अहमियत को तो मैं वापस बढ़ाना चाह रही हूँ। इसीलिए मैंने वही सारी चीज़ें, आप देखें कि मतलब मैंने बैम्बूज यूज़ किए हैं, उसके अलावा डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप बकरों को वो तूड़ी डालते हो, वो सारी चीज़ें हैं, सारी ऑर्गेनिक चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं। आपको लगता है कि इसे जो है वो पाकिस्तान में आगे बढ़ाया जाएगा और आप चाहती हैं कि इसे बढ़ाया जाए? उसमें मैं ज़रूर चाहती हूँ कि बढ़ाया जाए, वो आगे जो जैसा रिस्पांस लोगों का मिले। वैसे अभी तक तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है लोगों का, लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया मेरा काम। अब देखें आगे जो अल्लाह को मंजूर। आर्ट में आप किससे मुतासिर हैं इस वर्क में? आर्ट में बेसिकली मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, आई एम डिज़ाइनर। तो मैं बेसिकली जितने भी ये फेमस डिज़ाइनर्स हो गए, HSY हो गया, मारिया भी होगी, इनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हूँ, क्योंकि ये वो डिज़ाइनर्स हैं जो बिल्कुल ज़ीरो से लेके ऊपर तक जैसे पहुँचे हैं खुद पहुँचे हैं, किसी की हेल्प के थ्रू या जो रेफरेंसेस के थ्रू। NCA से कुछ सीखने को मिला या बहुत कुछ सीखने को मिला? NCA से बहुत कुछ सीखने को मिला, अपनी ज़िंदगी के बारे में भी, अपने फील्ड के मुताबिक भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और आई एम ग्लैड कि मैं NCA का एक पार्ट रही हूँ और 4 साल मैंने NCA में गुजारा। पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ की हालत है, चाहे वो HEC से रिकॉग्नाइज क्यों नहीं है, लोगों को देखा जाता है कि कोई काम नहीं करवाते, अटेंडेंस लगती है, लेक्चर्स होते हैं, 2 दिन टीचर नहीं आता, 2 दिन स्टूडेंट्स नहीं आता। क्या NCA भी तो ऐसा तो नहीं कहीं? नहीं, बिल्कुल NCA बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मतलब NCA में यहाँ पे वो भी बच्चा जो एक पेंसिल तक उठा के खुद काम नहीं करता है NCA में, वहाँ यहाँ पे वो बच्चा भी काम करके 4 साल बाद जब निकलता है तो वो कुछ और ही बन के निकलता है। क्या आप अब अपने ग्रेजुएशन या मास्टर पूरा करने के बाद बाहर चले जाएंगे या इस आर्ट को पाकिस्तान में भी इस्तेमाल करेंगे? मैं पाकिस्तान में ही आगे इंशाल्लाह करूँगी। जब अपने मतलब पढ़ा यहाँ से या लिखा यहाँ से, तो फिर अपने मुल्क के लिए कुछ करूँगी ना, बाहर जाके क्या करना है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? बिश्रा मीन खान। ये किस किस्म का आर्ट है ये वाल पे लगा हुआ? जी ये मिनिएचर पेंटिंग्स हैं। कैसे ये बनाई जाती है? कोई ख़ास कलर इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? पेंसिल वर्क है, क्या है ये? जी हम ख़ास कलर खुद बनाते हैं, वाटर कलर में जिंक, टाइटेनियम और गम अरेबिक मिला के पेंटिंग बनाते हैं। कहा जाता है इस आर्ट के बारे में कि ये NCA से शुरू हुआ, क्या ये सच है? जी यहाँ से सर बशीर ने पहले स्टार्ट किया था ये डिपार्टमेंट। और अब क्या दुनिया में इसे देखा भी जाता है? ये तो नहीं कि पाकिस्तान तक महदूद है और आप अपना काम बाद में जो है वो फील्ड में उस तरह से ना कर सकें? नहीं जी, हर जगह पाया भी जाता है और देखा भी जाता है। अपनी किसी पेंटिंग के थीम के बारे में कुछ बताएंगी? क्या है ये, कुछ क्या आप दिखाना चाहते हैं ये पेंटिंग की अगर हम बात करें? थीम है इट्स ऑन द मिसयूज़ ऑफ कंट्रोल। हम जिस तरह से नेचर को कंट्रोल करते हैं ना, उस तरह से हम एक दूसरे को भी कंट्रोल करते हैं। तो इस थीम को मैं दिखाना ट्राई किया यहाँ पे। अब जैसे ये दरख्त बीच से निकल गया है तो ये एक सॉर्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन मैं दिखाना चाह रही थी, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी दिखाना चाह रही थी जब एक इंसान दूसरे को जब कंट्रोल करते हैं ना, उसके पर्सनैलिटी को कंट्रोल करते हैं जिस तरह से है, और जब उसको कंट्रोल करता है तो एक वो एक मिसिंग पीस होता है आपके अंदर से। क्या नाम है आपका और कौन से ईयर से हैं आप? मेरा नाम हनिया लियाथर है और मैं 4th ईयर ग्रेजुएटिंग ईयर में से। ये काम जो डिस्प्ले हम देख रहे हैं वाल पे, ये आपका है? हाँ जी। आर्ट की कौन सी किस्म है और इसका थीम क्या है, ये जो पेंटिंग्स हमें नज़र आ रही हैं? बेसिकली ये आर्ट की प्रिंट मेकिंग की है। इसमें एक टेक्निक करते हैं कोलोग्राफ बेसिकली होता है कि हम डिफरेंट टेक्सचर से प्रिंट एक निकालते हैं। तो मेरा बेसिकली थीम यही था कि किस तरह इमेजिनेशन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमारे इर्द गिर्द उनकी हम डिफरेंट मीनिंग दे सकते हैं जब हम उनको डिफरेंट मुख्तलिफ सिचुएशन में प्लेस करें। यानी जैसे पंजाबी के बारे में कहा जाता है कि वो उसके हर लफ्ज़ का 2 से ज़्यादा मतलब होते हैं, तो आप समझती हैं कि पेंटिंग और चीज़ों को भी उसी अंदाज से दिखाया जा सकता है? हाँ जी, बस बिल्कुल इसका यही है कि डिफरेंट जब हम डिफरेंट तस्वीर कोई बनाते हैं
तो उसके अंदर कोई एक चीज़ हम अलग मुख्तलिफ कर दें तो उसकी मीनिंग ही चेंज हो जाती है। आप किस टीचर से इंस्पायर्ड हैं जिनसे आपने ये सीखा हो, या जिनसे जो आपके आइडियल हों कि ऐसा आर्टिस्ट मुझे बनना चाहिए? बेसिकली मेरी जो इंस्पिरेशन थी हमेशा से ये रियलिस्टिक वर्क में थी। हमारी टीचर्स में से मैम रबिया जलील और सर आतिफ खान, उनका काम मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और बेसिकली ये था कि इमेजिनेशन जो मुझे स्ट्राइक करती है काफ़ी उस पर मतलब मुझे अच्छा लगता है। तो इसे बनाने के लिए क्या आम पेंसिल, कागज़ और उस तरह से इस्तेमाल किया जाता है? कैसे बनाया जाता है? बेसिकली ये प्रिंट मेकिंग में होता है, जो पुराने प्रिंटिंग प्रेस होता था ना, जो मैनुअली चलता था, उसके थ्रू हम आर्ट बनाते हैं। हमारा इधर स्टूडियो भी है, कावस जी प्रिंट स्टूडियो, तो उसमें बेसिकली ये पुरानी मशीनें पड़ी हुई हैं, उसके थ्रू ही हम सारी ये प्रिंट निकालते हैं। वो प्रिंटर्स जिनके ऊपर कभी अखबारात प्रिंट होते थे, ये वो हैं, उस किस्म के हैं? नहीं, बेसिकली ये जो बहुत पुराने जो होते थे, इसके अंदर प्लेट बनती थी, एक जिंक प्लेट होती थी, उसके ऊपर आप इंक लगाते थे, उससे निकालते थे। तो ये बेसिकली यूरोप से इम्पोर्टेड जो पुरानी मशीनें थी, ये सारी वही हैं। क्या इस आर्ट का कोई फ्यूचर है, या ऐसा तो नहीं कि आपने इसमें डिग्री कर ली और बस फारिग है? बेसिकली बात यह है कि आर्ट को भी इस तरह से देखना चाहिए जिस तरह वक्त बदलता रहता है, कि आप पुरानी चीज़ों को लेके भी नई चीज़ किस तरह बना सकते हैं। जैसे प्रिंट मेकिंग ये बहुत पुरानी टेक्निक है जो अब काफ़ी आउटडेट हो गई है बिकॉज ऑफ डिजिटल प्रिंटर वगैरह आ गए हैं। मगर वो बात ये है ना कि उसको फ़ाइन आर्ट ने एक नया मीनिंग दे दिया कि उसको हम किस तरह एक आर्ट के फॉर्म में भी यूज़ हो सकते हैं, और आगे भी हम इसको जब डिफरेंट मीडियम्स के साथ मिक्स करेंगे तो एक नई चीज़ हमें देने। जैसे आपने डिजिटल मीडिया का जिक्र किया, आप तो बड़े फ्लेक्सिस का दौर है, इंटरनेट, गूगल से कोई तस्वीर लें, उसमें मॉडिफिकेशन करें और अपने मतलब की प्रिंट कर लें। उस दौर में भी आपको लगता है आर्ट की अहमियत है? बेसिकली मुझे ये लगता है कि आर्ट जो है ना हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, और कल्चर से सबसे ज़्यादा वही चीज़ होती है जब कोई हैंड से कोई चीज़ जब बनी होती है। तो आई थिंक दैट आर्ट का हमेशा कोई ख़त्म नहीं हो पाएगा। बेशक डिफरेंट मीडियम्स आ जाएंगे, लोग अब वीडियो में आ जाते हैं, वो फोटोग्राफी में आ जाते हैं, मगर वो जो एक होती है ना तस्वीर बनाना और तस्वीर को फिर दिखाना एंड ऑल दैट, मुझे लगता है कि उसके फिर भी शौकीन हमेशा लोग रहेंगे, क्योंकि आर्ट हमारा कल्चर का एक हिस्सा होता है। जो पसमानदा इलाके हैं उनके भी स्टूडेंट्स को ऐसी एक्टिविटीज़ में आना चाहिए, चीज़ें आना चाहिए। क्या आपको लगता है कि उनको भी ऐसे मौके उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर मिलने चाहिए? हाँ जी, ज़रूर उनको मिलना चाहिए। बल्कि हमारे NCA कॉलेज में काफ़ी डिफरेंट सूबे से ही बच्चे आए हैं जो इस दफ़ा ग्रेजुएट भी कर रहे हैं, और उन सब की फिर फैमिलीज़ भी इतनी दूर से सिर्फ उनका शो देखने आती हैं, और फिर जब हमसे सवाल सारे पूछते हैं तो वो इतना कुछ सीख पाते हैं। क्योंकि आर्ट बेसिकली यही है ना कि हम जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हमें नज़र आती हैं, जो हमारी सोच होती है, हम उसको उसकी एक तस्वीर बनाते हैं, तो फिर वो लोगों को डिफरेंट सवाल पूछने पर मजबूर। आपका क्या नाम है और किस ईयर से हैं आप? मैं हिदायतुल्लाह मेरा नाम है, मैं लकी मरवत से बिलोंग करता हूँ, और मैं यहाँ थीसिस स्कल्पचर में दे रहा हूँ। मेरा बेसिकली मेजर स्कल्पचर है, और मेरा काम सोशल और पॉलिटिकल डिस्ट्रक्शन पे है। जो चीज़ें हमारी सोसाइटी में हो रही है और जिसके साथ हम नॉर्मलाइज हो गए हैं, को हमने एक्सेप्ट करना शुरू किया है कि अब ये हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है, तो वो जो एक एक्सेप्टेंस है उसको मैंने एज ए इग्नोरेंस शो किया है। मेरा ये कुछ थीम बताएंगे इसका, थोड़ा सा कैमरामैन भी? हाँ, ये जो है ये बेसिकली एक पैनिक जेस्चर है जिसमें ये 3 फिगर्स खड़े हैं, और ये तीनों जो है ना एक दूसरे को बैक दिखा रहे हैं। इस तरह जिस तरह हम सोसाइटी में होते हैं, अगर हमें कोई मसला होता है तो हम बजाय उसकी को शेयर करें, हम मतलब बैक दिखाते हैं। हर बंदा ये होता है कि अगर वो खुश है तो उसे लगता है कि बस वही खुश है और साथ वाले की कोई फ़िक्र नहीं है। तो वो जो एक सेंसिटिविटी वाली एक एलिमेंट है ना, वो हमें बहुत कम होता जा रहा है, या मैं कहूँगा कि ना होने के बराबर है। ये किससे बनाया जाता है? आम मट्टी है, कोई ख़ास किस्म का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है इसमें? ये होता है कि ये बेसिकली मैनुअल एक प्रोसीजर है जिसको हम पहले मॉडल को खड़ा करके स्कल्प्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम प्रिजर्व करते हैं डिफरेंट मटेरियल में, मोल्ड बनाते हैं, देन उसका कास्ट निकालते हैं। ये जो है ये फाइबर ग्लास है जिसको मैंने क्ले के उसमें ट्रीट किया है। कितनी देर में ये तैयार हो गया था? कितना टाइम आपको लगा इसके लिए? टाइम तो वैसे काफ़ी लगा है, तकरीबन इस प्रोसेस को और सारा कुछ करने में 3 महीने लगे, लेकिन एक फिगर को स्कल्प्ट करने में कोई 10 से 15 दिन लगते हैं। फिर उसको प्रोसेस लाने में कंप्लीट जो दूसरे मटेरियल में जब हम लेके आते हैं तो वो तकरीबन 25 से 30 यानी 1 महीना लग जाता है। इस आर्ट की क्या कोई इंटरनेशनल मार्केट और जो पाकिस्तान की मार्केट है उसमें कोई वैल्यू भी है? ऐसा तो नहीं कि ये अपना पैद हो गया और लोग इस्तेमाल ना करें? नहीं, मेरे ख्याल में आर्ट तो हर दौर में जो है ना एक आर्ट का रोल होता है, और ऐसा वो नहीं है। पाकिस्तान में माशाल्लाह आप काफ़ी ये प्रमोट कर रहे हैं काफ़ी सोसाइटीज़ में, और वैसे भी एक आर्ट जो मार्केट है वो काफ़ी डेवलप हो रहा है, और इंटरनेशनली तो ज़ाहिर बात है वो काफ़ी आगे हैं, लेकिन यहाँ पे भी टैलेंट की कमी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा मौके दिए जाए तो काफ़ी लोग आ सकते हैं। इस आर्ट में किससे इंस्पायर्ड हैं आप? मैं तो वैसे अगर देखा जाए मेरा जो काम है
जो इटालियन आर्टिस्ट हैं ओल्ड मास्टर, मैं उनसे ज़्यादा इंस्पायर हूँ। लेकिन हमारे अपने भी माशाल्लाह टीचर्स हैं जो अच्छा काम करते हैं। सर जमील बलोच है, सऊद बलोच है, इस तरह के हमारे जो पेंटिंग्स वाले हैं, सर इमरान कुरैशी, मतलब लेजेंड्स है, वो इंटरनेशनली वेल नोन आर्टिस्ट है। आपका नाम क्या है और कौन से ईयर से हैं आप? मैं इकरा आरिफ हूँ और यहाँ से ग्रेजुएट कर चुकी हूँ। ये मेरा थीसिस वर्क डिस्प्ले है। तो क्या आपका थीम क्या है इस पेंटिंग का और क्या दिखाना चाह रहे हैं? मैंने बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा सफ़र करती हूँ बिकॉज़ मैं सिंगर भी हूँ, तो अपनी उस बिज़ी रूटीन से मैंने कुछ टाइप्स की डिफरेंट राइड्स पेंट की हैं अपने हर काम में। और जो मेरी सारी पेंटिंग्स हैं वो हिस्ट्री, राफाइल आर्टिस्ट हैं, हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उनकी ओल्ड फ्रेस्कोस से इंस्पायर्ड हैं। तो ये आर्ट की किस्म कौन सी है? ये ऑब्वियसली सारी आर्ट की डिफरेंट किस्में होती हैं। ये बेसिकली मैंने मिनिएचर को अपने काम में कैनवस पे बनाया है, मिनिएचर पेंटिंग के स्टाइल को। सो वहाँ पर उनकी पेंटिंग में, राफाइल की पेंटिंग में गॉड्स आई पर्सपेक्टिव होता है। मैंने खुदा की आँख का जाविया अपनी हर तस्वीर में दिखाया है। तो आप सिंगर भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं, एक तो कुछ अगर व्यूवर्स को हमारे कुछ गा के आप सुनाना चाहें उसमें। हो तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेती मोड़ी में तबीबा नहीं तो मैं मर गया, छेतियाँ में तबीबा नहीं तो मैं मर गया, छेती मोड़ी में तबीबा नहीं तो मैं मर गया। बहुत माशाल्लाह। तो आपको लगता है कि अमन के क़याम के लिए जो आर्टिस्टों का किरदार है वो ज़रूरी है और उन्हें रोल प्ले करना चाहिए? एग्जैक्टली अमन के किरदार के लिए आर्टिस्ट्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ अंदाज से कुछ गा के, कुछ बना के, कुछ दिखा के, कुछ परफॉर्म करके अमन का जो है वो पैगाम देते हैं। मगर बिकॉज़ रॉयल न्यूज़ HD इतना खूबसूरत किरदार अदा कर रहा है, तो मैं इस चैनल के थ्रू एक ये मैसेज पास करूँगी तमाम यूथ को कि वो जिस भी कैटेगरी में काम कर रही हैं दिल से और मेहनत से काम करें। जिस काम में मेहनत की जाती है वहाँ पर अल्लाह ख़ुद तरक्की देते हैं और अमन ख़ुद मुल्क में कायम होता है। आपका क्या नाम है और किस ईयर से हैं आप? मेरा नाम हुबैब इरफान है और मैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ NCA में। आमतौर पर तो हम तस्वीर को देखते हैं कि उन जो करैक्टर होता है उसे फोकस किया जाता है और जो बैकग्राउंड होता है वो डीफोकस रहता है। यहाँ पे तो मामला कुछ उलट नज़र आता है। मैं इसी को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा था कि लोगों के अलावा भी जो चीज़ें इग्नोर्ड होती हैं उनको भी देखना चाहिए और वो भी बहुत ज़रूरी होती हैं। एक माइंडसेट को हाईलाइट करना चाह रहा था, जिस तरह लोग एक चीज़ को एक तरीके से ही देखते हैं, तो मैं चाह रहा था कि इस चीज़ को ज़रा उस पर रोशनी डाल। क्या इसमें तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने की कोशिश की गई है? जी बिल्कुल। ये आर्ट कौन सा है? ये ऑयल पेंटिंग है, ऑयल ऑन कैनवस हम इसे बोलते हैं। इसमें क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं पेंटिंग के लिए? इसमें पेंटिंग के लिए ऑयल पेंट इस्तेमाल किया जाता है, जर्नल टर्म उस वही यूज़ होता है, और लिंसीड ऑयल, टर्पेंटाइन, इन सब को मिला के पेंटिंग को। इस आर्ट में आप किससे इंस्पायर्ड हैं? इस आर्ट में मेरी इंस्पिरेशन मेरी सोसाइटी है, इर्द गिर्द के लोग हैं, मैं हूँ, जिस तरह मैं ज़िंदगी को देखता हूँ। क्या नाम है आपका और कौन से ईयर से हैं? मुदस्सिर फाइनल ईयर। ये किस किस्म का आर्ट है जो आपने डिस्प्ले किया है? कौन सी किस्म है आर्ट की? ये ऑयल पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग ही कहते हैं इसे। तो क्या थीम है आपके जो काम है आपने ये डिस्प्ले किया है? अलग अलग है इन तमाम पेंटिंग्स का, ये एक ही थीम है? सारे का एक ही थीम है और पूरा काम का जो टॉपिक है वो इंटरनल फियर है। वो फियर जो हमें अक्सर न्यूज़ प्रिंट्स या अखबार में जो सोशल मीडिया पे जो वार की या डिस्ट्रक्शन की, बम ब्लास्ट की इमेजेस जो देखने से जो हमारे जहन में इंटरनल फियर पैदा होता है उन इमेजेस से, तो सारा काम उन्हीं पे ही है, इंटरनल फियर पे। क्या आपको लगता है कि उस फेयर को जो डर है लोगों के अंदर, जो आपके बकौल मीडिया और सोशल मीडिया और लोग क्रिएट करते हैं या अफवाहें क्रिएट करती हैं, उसे आर्ट में डिस्प्ले करने से उसमें कमी आएगी? नहीं, मगर अब कमी तो नहीं कह सकते, मगर एक क्वेश्चन तो राइज़ करना आर्टिस्ट का एक फ़र्ज़ है कि हम एक क्वेश्चन तो राइज़ कर सकते हैं उस पर कि बम ब्लास्ट तो पाकिस्तान में नहीं है, वो हालात तो नहीं है, मगर वो फियर है आज भी हमारे लोगों के बीच में, हमारे अंदर, तो उस पर सवाल। इस वक्त हमारे साथ एक स्पेशल स्टूडेंट भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका और कौन से ईयर से हैं? मैं जुल्फ़कार रिंद, मेरा थीसिस ईयर फाइनल डिग्री शो है ये मेरा। तो इसमें किस किस्म का आर्ट आपने जो है वो डिस्प्ले किया है अपना? मैंने
मैंने वीडियो आर्ट भी किया और पेंटिंग भी की। जैसे मेरा कॉन्सेप्ट था कि लाइफ में हर तरह के मुश्किलातों से गुज़रना और स्ट्रगल करना। मैंने सोचा कि उस कामों को वीडियो के थ्रू पेश करूं वो, और कुछ को मैं अपनी पेंटिंग के थ्रू दिखाने की कोशिश की है। तो कुछ को मैंने पेंटिंग वीडियो के थ्रू दिखाने। लोग तो हमें बड़ा नज़र आते हैं कि थोड़ी सी उंगली भी कट जाती है, कोई मजदूरी खुदा न खास्ता हो जाती है तो वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं या गलत तरीके जो है वो अपनाते हैं या नशे की लत में लग जाते हैं। आपको कैसे ख्याल आया कि आपने पढ़ना है, ग्रेजुएशन करनी है और आर्ट की तरफ जाना है? असल में माजूर तो सोच होता है, बंदा नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से वो बंदे जैसे वो समझते हैं, मैं सोचता हूँ कि उन लोगों की सोच माजूर है। अगर सोच माजूर ना हो तो बंदा कुछ भी। मेरा समझ में डिसेबल नहीं हो, जस्ट मैं सोचता हूँ मेरे जिस्म का एक पार्ट थोड़ा सा वीक है, कमज़ोर है और मैं डिसेबल नहीं हूँ। उतनी ही खुदा ने सलाहियतें जो है वो इंसान को कहीं ना कहीं और भी दी होती हैं। हाँ, और भी दी होती है। मतलब कि मैं सोचता हूँ कि मैं दुनिया की जो भी चीज़ है अगर मैं चाहूँ मैं कर सकता हूँ। क्या आपको लगता है कि दूसरे दोस्त भी जो हैं आपकी तरह जो हैं वो अगर इस फील्ड को अपना लें तो एक बाइज़्ज़त रिस्क भी जो है वो इससे कमा सकेंगे? एग्जैक्ट अगर करें तो मेहनत करें तो वो मेहनत कभी किसी का ज़ाया नहीं होता। आपकी पेंटिंग का थीम क्या है जो आप थीसिस अभी पेश कर रहे हैं? काम था, थीम यही था, सारा काम इस सेल्फ पे था। लाइफ की हर तरह की डिफ़िकल्ट से निकलना और स्ट्रगल, मैंने सारा कुछ वही दिखाने की कोशिश की थी। क्या आपको लगता है कि इस मादा प्रस्ती के दौर के अंदर आर्ट की अभी भी उस तरह से अहमियत है और लोगों की जो अंदर की दुख है उसे उजागर करने में ये मदद देता है? बिल्कुल एग्जैक्ट मदद देता है, मगर अगर करने वाला हो तो। आप किस ज़िले से हैं और कितना अर्सा आपको NCA में हो गया? मुझे 4 साल यहाँ पे लाहौर में हो गए, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट में, बेसिकली सिंध शिकारपुर से। इस आर्ट में आपका किससे आप इंस्पायर्ड हैं, कौन आपका आइडियल है? सारे दोस्त हैं मेरे यहाँ से ग्रेजुएट हुए, उनको देखकर मुझे शौक जगा। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? मैं हमजा रफ़ीक मानसरा से हूँ। कौन से ट्रेड के या किस के आप स्टूडेंट हैं? मैं टेक्सटाइल डिज़ाइन 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ, NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में। ये आपका काम है जो हमें पीछे डिस्प्ले नज़र आ रहा है? जी, ये मेरा काम है। क्या चीज़ है, कुछ समझ नहीं आ रही हमें। को लगता है कि पुराने ज़माने में हम खड्डियों पे कोई कपड़ा बुन रहे हैं। बिल्कुल यही मेरा कॉन्सेप्ट था कि रिवाइवल ऑफ सूसी। जैसे आजकल डिजिटल का दौर है, प्रिंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आपको कंपटीशन ही पूरा इस चीज़ का है। तो मेरा ये एम था कि मैं दोबारा से अपने क्राफ्ट को रिवाइव करूं जो ख़त्म हो गया है, जो डाइंग क्राफ्ट है, जो हैंड वोवन चीज़ें बननी ख़त्म हो गई हैं। तो मेरा ये एम था कि मैं उन वीवर्स के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट मिले ताकि उनको सैलरीज इतनी अच्छी मिलें कि वो दोबारा से इस काम को कंटिन्यू करें। तो ये मेरा एम था। अब तो 3D प्रिंटर्स हैं, मैंने देखा है कि पिछले दिनों चाइना ने एक पुल बना दिया है, 3D में डिज़ाइन किया, 3D प्रिंटर से निकाल दिया। अब इस दौर में भी आपको लगता है कि इस आर्ट की वैल्यू है और लोग इस्तेमाल करेंगे? देखिए, ये हमारी सकाफ़त है, कल्चर है, तो मैं अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहता हूँ, मैं उसको ख़त्म होने नहीं देना चाहता हूँ। तो बेशक 3D आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन हमारा क्राफ्ट, हमारा जो कल्चर है वो रिवाइव रहना चाहिए। तो लोग तो अब पे नहीं करते इसके लिए, जितनी हाई वैल्यू इसकी प्राइसेस हैं और चीज़ें हैं, कैसे लोग इसकी तरफ आएंगे? देखें, मेरा तो ये एम है कि मैं इसको इंटरनेशनली बाहर भेजूं, एक्सपोर्ट करूं इन चीज़ों को, ताकि बाहर के मुल्क में भी मेरे पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोशन मिले, उनको भी पता चले कि यार पाकिस्तान में भी ये कुछ है। तो इस चीज़ के लिए मैंने एक ये छोटा सा स्टेप उठाया है कि मैं बाहर एक्सपोर्ट करूं अपना काम। क्या नाम है आपका और कौन सी क्लास से हैं? मेरा नाम हियान खान है, मैं 4th ईयर टेक्सटाइल डिज़ाइन का स्टूडेंट हूँ और ये मेरा थीसिस डिस्प्ले भी यहाँ पे। और इसका क्या थीम क्या है? अब डिजिटल दौर में भी हमें ये कपड़ा सा लटका हुआ नज़र आ रहा है। बेसिकली ये हमारी जो फर्स्ट सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी रिसर्च के ऊपर मेरा काम है ज़्यादा। तो रिसर्च करते करते उसकी जब मैं स्क्रिप्ट तक पहुँचा तो मुझे पता लगा कि वो डिकोड नहीं हुई हुई, लेकिन उसके मुकाबले जितनी बाकी उस टाइम से आ रही थी सिविलाइजेशन, जैसे इजिप्शियंस, मेसोपोटामियन, उन सब की डिकोडेड थी स्क्रिप्ट, और उनकी स्क्रिप्ट से हमें पता लगा कि यहाँ पे भी एक सिविलाइजेशन मौजूद थी। तो मेरा उस स्क्रिप्ट के इल्यूजन्स के ऊपर काम है, जो डिस्लेक्सिक इल्यूजन्स हैं उनके साथ करके जो डूडल्स बने हैं उसके ऊपर मेरा काम है असल में। तो क्या पाकिस्तान में या इंटरनेशनल मार्केट में इस काम की कोई वैल्यू भी है, लोग इसे देखते भी हैं, ख़रीदते भी हैं, या ऐसा तो नहीं कि बस डिग्री और थीसिस के लिए आपने इसे बनाया? सर ये तो अभी तो ये डिग्री के लिए, और पाकिस्तान में इसकी वैल्यू है, जो समझते हैं उनके लिए, और जो नहीं समझते उनके लिए तो चाइना ही है। फिर तो जो आर्ट को समझते हैं, जो इन बातों को सब देखते हैं, जिनको पता है, जो आते हैं हमारे थीसिस में अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें पता होता है कि क्या है, तो वो तो इसकी कदर करते हैं। तो इसे कैसे प्रिंट कैसे किया जाता है? डिजिटल प्रिंटिंग होती है, हाथ से बनाते हैं, क्या करते हैं इसे? सर ये सब्लिमेशन प्रिंटिंग है, जो पहले कागज़ के ऊपर होती है, पेपर के ऊपर, उसके बाद ये कपड़े के ऊपर आती है।
और ये सब्लिमेशन प्रिंटिंग करवाने के बाद मैंने इसके ऊपर जो डूडल्स किए वो फैब्रिक पेंट के साथ किए, फैब्रिक पेन में पेंट्स को डाल के। तो क्या अच्छा नहीं था कि डो फोटोशॉप या पेंट आप खोलते, इस डिज़ाइन को बनाते और किसी 3D या 2D प्रिंटर से प्रिंट कर लेते? सर ये वैसे 2D प्रिंटर से प्रिंट हुआ हुआ है, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता। अपना क्राफ्ट इतना ज़्यादा है, अगर हम उसको प्रमोट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। थर्ड पार्कर में इतना क्राफ्ट है, भरी हुई हैं चीज़ें, तो मेरे ख्याल में पहले मैं उसको ही प्रमोट करूँगा अब आगे। वेलकम बैक नाज़रीन, शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शहजाद साहब, बच्चों का आपने काम देखा, कैसा आपको महसूस हुआ? क्या कोई क्रिएटिव काम है? ऐसा तो नहीं कि डिजिटल दौर में हम पेंसिल का काम देख रहे हैं और लोग उससे मुतासर नहीं? थैंक यू वेरी मच जी। NCA में जितना भी काम है और जितना जो डिग्री शो 2000 अभी ये लगा हुआ है 19 में, और ये जो 4 या 5 साल की जो मेहनत है बच्चों की, इसमें आर्किटेक्चर के जो बच्चे हैं उनकी 5 साल की काविश है, और जो बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें फ़ाइन आर्ट्स है, उसके अलावा प्रोडक्ट डिज़ाइन है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है, और उसके अलावा प्रोडक्ट है, मल्टीमीडिया है, PCD है, इंटीरियर के हैं, मास्टर्स के प्रोग्राम के भी है, इसमें 2 लगे हुए हैं शोज़। तो ये सारा काम जो है बहुत ज़बरदस्त है। और NCA में जो आपने कहा कि इसमें डिजिटलाइज का जो आजकल है बड़ा रुझान है, ट्रेंड है, तो ऐसा नहीं है। NCA में चूँकि क्रिएटिविटी की बात होती है, क्रिएटिविटी ही सिखाई जाती है, तो हमेशा की तरह NCA का इस साल भी जो डिग्री शो है वो देखने के लायक है। और मैं तमाम जो आर्ट लवर हैं उनसे ये मेरी गुजारिश है कि वो आके देखें। बड़ा डिफरेंट काम है और बड़ा इसमें जो है बच्चों ने बड़ी सर जोड़ के मेहनत की है, और जो असातिज़ा ने यहाँ पे जो काम करवाया है उनकी एफर्ट भी नज़र आ रही है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी यहाँ पे विज़िट करते हैं, जो प्रोडक्ट को ख़रीदने वाले हैं वो भी को विज़िट करते हैं यहाँ पे? जिसमें बहुत सारे जो हैं क्यूरेटर्स के जो क्यूरेट हुआ है शो, वो बहुत आला हुआ है, और आप उसको देखें। बहुत डिफरेंट, आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत देखें तो यहाँ पे बहुत डिफरेंट काम जो है ना क्यूरेशन के हवाले से लगा हुआ है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जी ख़रीदने वालों का, और वो तो जो हमने चूँकि प्राइवेट प्रीव्यू था हमारा इस शो से पहले, जिस पे शफ़क़त महमूद साहब तशरीफ़ लाए थे, तो उसमें बहुत सारे जो लोग हैं जो आर्ट को ख़रीदते हैं, उनकी एक बड़ी तादाद ने यहाँ शिरकत की, और डेफिनेटली बच्चों के काम को सराहा भी, और बहुत सारे काम जो है वो सोल्ड भी हो चुके हैं। और बाकी तो आपने ख़ुद भी देखा है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। क्या नाम है आपका और किस डिपार्टमेंट से हैं? सर मेरा नाम रजा खान है और मैं म्यूज़िकोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ NCA की। तो क्या थीसिस जो आप पेश कर रही हैं, आपने डिस्प्ले किया है, इसमें क्या चीज़ है, हमारे व्यूवर्स को बताएंगे? सर ये जो मेरा थीसिस है ये रिसर्च बेस्ड है, और सलीम इकबाल साहब पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नाम थे, म्यूज़िक कंपोज़र थे ये, तो इनके ऊपर मेरा जो है वो रिसर्च वर्क है। इनकी फेमस कॉम्पोजिशंस में देसा दा राजा है सर, जो कि 1958 की फिल्म थी करतार सिंह। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये इस मूवी का गाना है, 58 का गाना है, जो अभी भी शादी ब्याह की जीनत बना हुआ है। इसके अलावा सर एराय हक के शहीदों, जो डिफेंस डे पे आप अक्सर सुनते हैं, वो भी सर इनकी कॉम्पोजिशन है। और ये 1966 में फ़िल्म आई थी मादरे वतन, जो कि इसी जंग के ऊपर बेस थी, तो वो भी इनकी कॉम्पोजिशन है। फिर सामने नहर वाले पुल ते बुला के सर, ये भी इनकी कॉम्पोजिशन है। और ये 73 में फिल्म आई थी दुख सजना दे की, उसका भी पोस्टर उस तरफ है, वो भी इन्हीं की कॉम्पोजिशन। क्या आपको लगता है कि आपका थीसिस जो है यूट्यूब के दौर में भी कारआमद है और लोगों को मालूमात देगा? सर जो मेरी एक कोशिश है वो ये है कि ये आर्टिस्ट जो हैं ये गुमनाम रह गए हैं, क्योंकि आपने भी ये गीत सुने होंगे, काफ़ी लोगों ने सुने, जितने भी यहाँ पे विजिटर्स आते हैं सब ने ये गीत सुन रखे हैं। सबको मालूम है कि ये नूरजहाँ ने गाए हैं या नसीम बेगम ने गाए हैं, सबको सिंगर्स का मालूम है, लेकिन किसी को कंपोज़र का मालूम नहीं है। तो ये एक तरह का मेरा एक एकेडमिक ट्रिब्यूट है इन्हें, कि ये एक बहुत बड़े कंपोज़र थे और इनको इस तरह अननोटिस्ड नहीं जाना चाहिए। बाकी जो हमारा काम होता है वो रिसर्च बेस्ड होता है, उसमें एनालिसिस होता है, क्योंकि सिर्फ बायोग्राफी हमारी नहीं होती। तो वो इनके 10 गानों का मैंने सर एनालिसिस भी किया, कॉम्पोजिशंस का डिटेल्ड, जिसकी वजह से फिर मैंने इनकी सारी फिल्में फिर देखी भी थी। आपने रिसर्च की है इनके ऊपर, तो क्या बाहर भी पाकिस्तान से इन्हें लोग जानते हैं, या ऐसा तो नहीं कि इस खित्ते तक महदूद हैं? सर आपको ये सुन के ताज्जुब होगा कि इनको यहाँ के लोग भी नहीं जानते। सलीम इकबाल को ये बहुत दुख की बात है कि यहाँ के लोग भी इनके नाम से वाकिफ़ नहीं, इनके काम से वाकिफ़ हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये जो टाइमलेस ट्यून्स हैं, टाइमलेस मेलोडीज़ हैं, ये इनकी कंपोज़ की हुई हैं।
तो क्या चीज़ें लोग तो आर्ट जो है अपना हुनर जो है किसी सूरत में भी हो, चाहे वो स्क्रिप्ट लिखने की सूरत में हो या डायलॉग्स लिखने की या चीज़ों में या कंपोजिंग में, वो तो चंद रुपए या सिक्कों के अंदर के लिए जो है वो बेच देते हैं और फ्रंट के ऊपर चंद लोग रह जाते हैं। क्या इसकी वजह ये तो नहीं? सर इनके बारे में जितना मुझे पता चला था कि ना इन्हें शोहरत का कोई लालच था, ना इन्हें पैसे का कोई लालच था। ये बस अपना काम करते थे और यहाँ तक कि इन्होंने बहुत टफ़ लाइफ भी गुजारी थी और ख़ुददार थे बहुत, किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाया था और इंटरव्यूज़ भी बहुत कम देते थे। तो वो जो एक आर्टिस्ट, हाँ जी, मीडिया पे आने का वो जो एक होता है, शौक़ होता है, वो उन्हें उस तरह से नहीं था। तो शायद ये भी एक वजह है कि लोग इनके नाम से इस तरह से वाकिफ़ नहीं हैं। तो वो जो बात आप कह रहे हैं वो इसके बिल्कुल बरक्स थे। क्या नाम है आपका और कौन से ईयर से हैं? सर मेरा नाम शरोज़ भट्ट है और मैं 4th ईयर म्यूज़िकोलॉजी से। थीसिस में क्या पेश कर रहे हैं आपने, क्या डिस्प्ले में? थीसिस में मैंने मैडम नूरजहान, जो कि हमारी मलिका तरन्नुम नूरजहान जो उनका नाम से जाने जाती हैं, उनके बारे में मैंने थीसिस दिया, उनकी वोकल डाइवर्सिटी पे, और उसका एनालिसिस वगैरह किया और एक रिपोर्ट बनाई और वो मेरा थीसिस था। उसमें क्या तस्वीरें, हमें तस्वीर मौजूद हैं, हमें नज़र आ रही हैं और ये पीछे एक सिस्टम इलेक्ट्रिक नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़ है को हमें बताएंगे? ये वाइनल सीडी प्लेयर है। इसके ऊपर जो पुराने नहीं होते थे जो तवे पे, जिसको कहते हैं यहाँ की टर्म्स में, वो चीज़ रखी जाती थी और इस पर तो मैडम ने स्टार्ट यहाँ से किया, फिर वो रेडियो पे आई और फिर उसके बाद हमारी जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर वो आ गई। तो आपको लगता है कि डिजिटल मीडिया के दौर में और जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में अभी भी इन इंस्ट्रूमेंट्स की कोई वैल्यू है? जी डेफिनेटली, जो इनको इम्पोर्टेंस जो तरजीह देते हैं इनको, उनके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार से चीज़ को लिया और उस वक्त बहुत महंगा ख़रीदा था और जो शौकीन है उनके पास अभी भी होता है। लेकिन डेफिनेटली जो टेक्नोलॉजी अब आ गई है उसके अंदर ये है कि हर चीज़ का एक्सेस बहुत ईजीली हो गया लोगों। आपने रिसर्च की है मैडम के ऊपर, तो क्या उनके जाने के बाद, हमसे बिछड़ने के बाद बैनुल-अक़वामी दुनिया में और पाकिस्तान में उनकी शोहरत में कोई कमी तो नहीं आई? मेरा ख्याल है कि नहीं। उसकी वजह ये है कि उन्होंने जो काम किया था वो बहुत पायदार काम था और आज तक भी अगर देखा जाए वो ज़िंदा इस तरह है कि जो डिफरेंट क्लासेस के लोग हैं, जो कि सेलेक्टिवली कोई गज़ल सुनता है, कोई क्लासिकल सुनता है और कोई जो उनके तड़कते भड़कते गाने हैं वो सुनते हैं, तो आज भी वो चीज़ उस तरीके से मैडम नूरजहान हमें अलाइव हैं। वो क्या नाम है आपका और कौन से डिपार्टमेंट से हैं? मेरा नाम इकरा किरण है और मेरा डिपार्टमेंट है कम्युनिकेशन डिज़ाइन। क्या आपने जो थीसिस पेश कर रही हैं, क्या रिसर्च है आपकी इसमें और क्या प्रेजेंट कर रही हैं इसमें? जो मेरा आइडिया स्टार्ट हुआ था वो इस चीज़ से शुरू हुआ था कि मैंने सोचा कि मैं अपने लिए रोल मॉडल्स देखूं, ऐसी औरतें जो कुछ हैं। लेकिन जब मैं गूगल खोलती हूँ या कोई भी इंटरनेट पे सर्च किया तो मैंने ये देखा कि रोल मॉडल्स उनको दिखाया जाता है औरतों को जो ऑलरेडी कुछ हैं, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट करते हैं। तो मैंने कहा कि एक आम औरत, कॉमन मिडिल क्लास वुमेन ऑफ पाकिस्तान, उसको एक रोल मॉडल दिखाया जाए तो वो कौन दिखाया जाएगा? तो ऐसी औरत को, अगर उसी के सोसाइटी की औरत, एक मिडिल क्लास औरत को मिडिल क्लास औरत ही कुछ करते हुए नज़र आएगी, तभी उसको समझ आएगी कि अगर ये कर सकती है तो मैं कर सकती हूँ। लेकिन अभी तो हम देखते हैं माशरे में, जैसे आप गूगल की बात कर रही हैं, हम तो देखते हैं मिनिस्टर्स की बेटा बेटियाँ, कोई बड़े लीडर किसी पोजीशन पे, जैसे आपने कहा, कोई लोग पहुँचे हैं, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी बेटियां हैं या बेटे हैं, वो हमें कहीं ना कहीं रोल मॉडल के तौर पर दिखाए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि काम बैकवर्ड एरिया की जो खातून है, चाहे वो हाउसवाइफ है, उसे आप प्रेजेंट कर सकती हैं, ये प्रेजेंट करना चाहिए? मैंने पूरे काम में यही चीज़ दिखाई है। आप पहले शुरू से लेके यहाँ तक आएँ तो आपको यही चीज़ नज़र आएगी कि एक आम औरत क्या क्या कर सकती है। जो सोसाइटी ने एक आम औरत को जिस तरह जकड़ा हुआ है कि वो किचन संभाले, घर संभाले, शौहर को संभाले, बस यही उसकी ज़िंदगी का मकसद है। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो उसके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या क्या उसके अंदर सलाहियतें हैं, अगर वो देखी जाए तो वो क्या चांद तक भी पहुंच सकती है चाहे तो। लेकिन जो हाउस वाइफ वाइसेस हैं, जो वाइफ्स हैं, उनका भी तो कहीं ना कहीं किरदार है, उनकी ड्यूटीज़ हैं, बच्चों को संभालना है। क्या आपको लगता है कि उन्हें अब घरों से निकल आना चाहिए और कुछ और करना चाहिए? यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि ओनली 3% ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान हैव देयर डिसीजन पावर। तो बात डिसीजन की है, उसके ऊपर छोड़ दें। उसने घर संभालना है, वो उसकी मर्जी है, नहीं संभालना, बाहर निकलना है, वो भी उसकी मर्जी है। लेकिन सोसाइटी क्या करती है कि उसको पकड़ के घर पे ज़बरदस्ती बिठा देती है कि अरे यही तुम्हारा काम है, तुम और कुछ कर ही नहीं सकती हो। बताया ये गया कि मर्जी उसकी है, उसने घर रहना है या बाहर संभाले, लेकिन उसको कभी बाउंड मत करो। लेकिन ऐसा भी तो हमने देखा है ना, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने MBBS किया, स्पेशलाइजेशन की, बहुत सारी और फील्ड्स
में की, लेकिन वो खुद चार दीवारी तक महदूद हो जाती हैं। तो वो खुद अगर होना चाहे तो वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर उसके ससुराल वाले या घर वाले या सोसाइटी या हरासमेंट की वजह से वो घर बैठी हुई है तो गलत है उसके साथ। क्या नाम है आपका और कौन सी डिपार्टमेंट से हैं? मेरा नाम कुत्सा वहीद है, मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन डिपार्टमेंट से हूँ। ये हमें कुछ खाने पीने की चीज़ें नज़र आ रही हैं, बताएंगी कि थीसिस में आपके क्या है ये? मैंने ठेले को मॉडिफाई करके मर्चेंडाइजिंग कार्ड बनाई है प्राइवेट बिजनेसेस, एनजीओज़ और स्टार्टअप्स बिजनेसेस के लिए। इसमें ये वाले जो 3 कैबिन्स हैं ना, ये अंदर चले जाते हैं, इसमें मैकेनिज़्म लगा हुआ है, ये बंद हो जाता है, ये फ्लैट हो जाता है। इसके आगे स्टोरेज है, ये भी खुलता है, इसके साइड पे स्टोरेज है, इसके ऊपर स्टोरेज है, इसमें शेड और लाइट इंस्टॉल्ड होगी। तो जितने मसले होते थे ना आम रेडी में, वो मैंने सॉल्व करने की कोशिश किया है इस एक प्रोडक्ट में। यानी आपको लगता है कि वो पुराना जो रेडी हमें नज़र आती थी, लोग धक्का लगा के उसे चलाते थे और उसमें कम सामान आता था, ये उसकी जदीद फॉर्म है? हाँ जी। तो क्या इसकी तो कॉस्ट कितनी होगी और लोग तो इसे अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, वो तो बेचारे वही रेडी बड़ी मुश्किल से लेते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो मैंने रिसर्च किया उसके मुताबिक उनकी जो रेडी है वो 60,000 से ऊपर तक चली जाती है। जो उनकी वुडन वाली होती है ना, उसकी कॉस्ट 60,000 तक होती है और कभी कभार उससे भी ज़्यादा होती है। तो ये 25 से 30,000 के अंदर अंदर है और ये वुड सब्सिट्यूट है, ये वुड ज़ाया किए बगैर, ये वो वाला मटीरियल है जिसमें वुड ज़ाया नहीं होती और ये इको फ्रेंडली और रिसाइकल भी हो सकता है। तो आपको लगता है कि एनजीओ सेक्टर जो है या माइक्रो फाइनेंस जो लोग करते हैं वुमेंस के लिए या मेंस के लिए छोटे कर्जे देते हैं ताकि वो रोज़गार जो है वो हासिल कर सकें, उनके लिए ये फ़ायदा देगी? बहुत ज़्यादा अगर वो सपोर्ट करते हैं इस तरह की चीज़ों को। तो गवर्नमेंट तो अभी तजावज़ात और रेडी बानों को बेचारों को अंदर बंद कर रही है, उस दौर में भी आपको लगता है कि ये मॉडल जो है वो कामयाब होगा? असल में गवर्नमेंट से कांटेक्ट नहीं किया था, लेकिन जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना प्रोजेक्ट, तो मैंने प्रॉपर रिसर्च की थी। इसके मुताबिक मुझे जब पता चला था, लाहौर मेयर से मैंने बात की थी, तो उन्होंने जो मुझे बताया था कि रेडी वालों के लिए स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जो उन्होंने असाइन किए हैं। जैसे मून मार्केट में है, इसके अलावा वो एरियाज़ देते हैं रमज़ान बाज़ार और इस तरह की बहुत सारी जगह पे हैं जहाँ पे ना उनको एरिया दिया हुआ है। तो अगर वो अपना प्रोडक्ट वहाँ पे लेके जाके सेल करते हैं तो वो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे होते हैं, तो उनके लिए बैन नहीं है। लेकिन जो सड़कों पे रोड वगैरह ब्लॉक कर रहे होते हैं उनके लिए मसला है। आपके मॉडल में अगर हम देखें तो क्या इसकी मूवमेंट जब वो रेडी के करेंगे तो ये प्रोडक्ट्स उसकी ज़ाया तो नहीं हो जाएंगी, गिरेंगी तो नहीं? नहीं, मैंने करके रखा है यहाँ पे। इस वक्त हमारे साथ फ़खरुल्लाह ताहिर साहब मौजूद हैं जो एक टीचर होने के साथ यहाँ पे एनसीए में रजिस्ट्रार भी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, ये डिग्री शो हर साल जो है वो इनकाद किया जाता है, पहले की निस्बत इस साल क्या तब्दीली आप इसमें देखते हैं? तब्दीली ये है जी कि हमें तो हर दफ़ा ये लगता है कि हर नया जो भी जब भी डिस्प्ले होता है एक नई एनर्जी और नई डायमेंशंस के साथ सामने आता है। इस मरतबा बच्चों ने काफ़ी क्रिएटिव और इनोवेटिव काम किए हैं पहले की निस्बत, और उसमें तमाम डिपार्टमेंट्स का में उन्होंने अपना जो फ़न था उसको पूरी तरह से दिखाया। क्या ये डिजिटल मीडिया के दौर में अब पुराना तो नहीं होता जा रहा आर्ट और ये चीज़ें और ये लाइंस? ये एक बड़ी डिबेट चल रही है कि जी डिजिटल मीडिया के आने के बाद जो है वो आर्ट जो है शायद जो मैनुअल वर्क जो है बेसिकली असल में फ़र्क ये है कि डिजिटल और मैनुअल का। तो लेकिन हमारे यहाँ एनसीए चूँकि एक बड़ा एक इनिशिएटिव हम एक इतना हमेशा से इसकी एक वो रही है यूनिकनेस कि हम मैनुअल काम के ऊपर बच्चों को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और बच्चों के पास यही ताकत है जिसको लेके आगे जाते हैं, और फिर बाद में चाहे वो डिजिटल काम शुरू कर दें या वो मैनुअल करें, उनकी चॉइस है। क्या ये आर्ट को बचाने के लिए तो नहीं है कि आप ऐसे प्रोग्राम्स का इनकाद करते हैं या ग्रेजुएशन और मास्टर लोगों को करवा रहे हैं, या इसका कोई फ्यूचर भी है, मार्केट में इसकी वैल्यू भी है? जी, मेरा ख्याल है कि अगर सिर्फ हमें ये करना हो कि एक फ़न से हम लोगों को कुछ चीज़ दे रहे हैं और हम वी आर मेकिंग मनी, तो ये इंटेंशंस कभी भी इस इदारे की नहीं रही। हमेशा फोकस किया है कि ऐसे बच्चों को किसी भी फील्ड में उनको इतना कुछ दे के भेजें कि जब वो बाहर जाएँ तो डेफिनेटली वो जॉब कर सकते हैं, वो अपना काम शुरू कर सकते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने आप को उसमें जो है ना मार्केट के अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपने आप को। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हर साल जो है वो ग्रेजुएट करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं एनसीए से, उनका मार्केट में जो परसेंटेज है जो एम्प्लॉयमेंट की या जॉब उन्हें मिलने की या काम करने की, वो कितनी होगी अंदाज़ा? जी, मैं तो इसको 100% कहूँगा, इसलिए कि मुझे बहुत कॉल्स आती हैं और हमसे पूछा जाता है जी कि आपके पास कोई प्रोफेशनल अवेलेबल है तो हमें बताइए। तो मैं ये देखता हूँ कि जब भी बच्चे हमारे यहाँ से, जैसे अब ये बैच पास करेगा यहाँ से, इसके बाद जब दोबारा ये अगले नेक्स्ट ईयर जब यहाँ हमारे पास आते हैं मिलने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब के सब कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं और फ्री कोई भी नहीं होता, कुछ ना कुछ कर रहे हैं या पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं। पढ़ाई ग्रेजुएशन लाजमी नहीं, आर्ट बहुत सारी और
ट्रेड्स या चीज़ों को भी लोग सीख के इवन के बहुत सारी मेडिकल और इंजीनियरिंग बच्चियाँ हमारी ख़ास तौर पे बैकवर्ड एरियाज़ में नज़र आती हैं कि उन्हें घरों तक महदूद कर दिया जाता है। क्या ऐसा आर्ट के साथ तो नहीं है कि आर्टिस्ट जो लोग बन जाते हैं उन्हें रवायात की वजह से, चीज़ों की वजह से रोक दिया जाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ये बड़ा ये भी एक डिस्टिंक्शन हासिल है, चाहे वो NCA की वजह से है या वैसे आर्ट एंड डिज़ाइन के हवाले से, कि बच्चे और बच्चियाँ दोनों इवन अपनी मैरिड लाइफ के बाद भी वो कहीं ना कहीं प्रोफेशन में काम करती हैं, और नहीं तो घर बैठ के ऑनलाइन काम कर रही होती हैं। तो ये ऐसा नहीं कि बस शादी की और फिर गायब हो गए या डिग्री ली और फिर कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो विजिबिलिटी इनकी हमेशा से रही, और न सिर्फ विजिबिलिटी बल्कि कंट्रीब्यूशन भी है। हमारे बहुत से बच्चे बच्चियाँ माशाल्लाह वैसी जगह पे हैं जो बहुत प्रोमिनेंट हैं एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट। यहाँ वक्त हुआ है एक कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। एक और स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका और कौन से डिपार्टमेंट से हैं? मैं कायनात एज अ टेक्सटाइल डिज़ाइन की हूँ। क्या ये हमें कोई शॉपर से नज़र आ रहे हैं, ये क्या चीज़ है, क्या प्रेजेंट कर रहे हैं इसमें आप? मैं टेक्सटाइल को बजाय इसके कि टेक्सटाइल नॉर्मली कपड़े प्रिंटिंग और एम्ब्रॉयडरी में जाना जाता है, तो उसको मैं डिफरेंट मटेरियल में दिखा रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कपड़ा हो, प्रिंटिंग हो, एम्ब्रॉयडरी हो तो ही टेक्सटाइल होता है, और भी बहुत चीज़ों में टेक्सटाइल एक्सप्लोर किया जा सकता है। ये क्या डिस्प्ले के अंदर थीसिस में क्या आपने डिस्प्ले में लगाया है, ये किस चीज़ से बना है और इसके कैसे तैयार किया गया है? मैं अपनी इमोशनल अटैचमेंट और इमोशनल चीज़ें दिखा रही हूँ इन चीज़ों के थ्रू। मेरी मदर रिलेटेड काम है मेरा, तो मैं इस फीलिंग के थ्रू अपनी इमोशंस दिखा रही हूँ, और मेरी मदर की जो मेरी फीलिंग्स थी उसको मैंने स्कल्पचर की फॉर्म में लाई हूँ। तो ये कैसे तैयार किया जाता है? ये हमें कोई नज़र आ रहा है, कोई प्लास्टिक का इस्तेमाल है, क्या चीज़ें हैं ये प्लास्टिक एक्रेलिक कपड़े को हीट के थ्रू किया गया, बजाय इसके कि मैं कोई सुई धागे से या इस तरह की कोई आम चीज़ से करती हूँ। तो क्या इससे तो आप प्रमोट नहीं कर रही कि आप लोग जो है वो शॉपर को इस्तेमाल करें और प्लास्टिक बैग्स की तरफ जाएं? तो मैं यही प्रमोट कर रही हूँ कि बजाय इसके कि जो ज़ाया हो जाते हैं, वो ज़ाया हुई भी चीज़ हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं, घर में डेकोरेशन के तौर पे इस्तेमाल हो सकती हैं, बजाय इसके कि रिसाइकिल किए बगैर ज़ाया किया जाए। आपका क्या नाम है और कौन सी क्लास से हैं? मेरा नाम ज़ियाउल करीम है और मैं थीसिस ईयर का स्टूडेंट हूँ। क्या ये डिस्प्ले में हमें नज़र आ रहा है, कोई गिटार्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, अब क्या हमें कोई टेक्निकल चीज़ें इनकी बताएंगे? जी, मैंने अपना थीसिस एक हुंजा वैली का एक फोक इंस्ट्रूमेंट है, जिगनी नाम है इसका, उसको मैंने मॉडिफाई किया है, और क्योंकि एक वो डाई आउट हो रहा था इंस्ट्रूमेंट और हमारा कल्चर है, तो मैंने उसकी प्रिजर्वेशन के लिए उसकी मॉडिफिकेशन टॉपिक मैंने लिया है, और मेरे पीछे जो मेरा जितना भी काम है सारा प्रोसेस वर्क लगा है कि किस तरह से इसकी मॉडिफिकेशन में मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई है, और उसकी अभी तक जो फाइनल एक मॉडिफाइड इंस्ट्रूमेंट है वो मेरे साथ अभी इधर है। तो पहले ये इंस्ट्रूमेंट जो है फोक म्यूज़िक के लिए सिर्फ यूज होता था, और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे, जैसे वॉल्यूम कम था और टिम्बर के कुछ इश्यूज़ थे। तो इस मॉडिफिकेशन में मैंने इसकी प्लेइंग रेंज थोड़ी सी मैंने बढ़ाई है, और मतलब एक म्यूजिशियन इतना प्रैक्टिस करे तो इसके ऊपर अभी इवन क्लासिकल म्यूज़िक भी रेंडर हो सकता है, और इवन मैंने एक क्लासिकल राग भी इसके ऊपर मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। अभी डिजिटल मीडिया है, आप कंप्यूटर से कोई भी धुन जो है वो कंपोज कर सकते हैं एक छोटा सा आम कंप्यूटर के ऊपर, तो आपको लगता है कि इन चीज़ों की, इंस्ट्रूमेंट्स की अभी भी कोई वैल्यू है? जी, वैल्यू तो है। जिनके पास जिनको पता है कि एक इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उनके पास ज़ाहिर सी बात है वैल्यू है, और जो कंप्यूटर से या टेक्नोलॉजी से जो म्यूज़िक बनाया जाता है उसकी भी एक डिफरेंट वैल्यू है। तो हर चीज़ की अपनी अपनी एक जगह है और अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। क्या आपको लगता है कि इसे जो आपने मॉडिफाई किया है, इसके बाद बैन-अल-अक़वामी दुनिया में हमारा जो कल्चर है, सकाफ़त है और ये म्यूज़िक है, इसे प्रमोट करने में मदद मिलेगी? इंशाल्लाह डिपेंड करता है कि इसके ऊपर मैं और इसके ऊपर कितना मेहनत करता हूँ, और इसको लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं और लोग कितना वैल्यू देते हैं इस चीज़ को, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है। और मैं उम्मीद रखता हूँ अपने लोगों से या जो लोग म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है उनसे कि इसको प्रमोट करने में मेरी भरपूर सपोर्ट करेंगे और हेल्प करेंगे। आपका क्या नाम है और किस ईयर से हैं आप? मैं निम्रा अंसर हूँ और मैं 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ, और मैं यहाँ की रीसेंट ग्रेजुएट हूँ। ये किस किस्म का आर्ट है जो आपने डिस्प्ले किया है? ये मिनिएचर पेंटिंग है, और ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, और ये मुगलाई दौर और पर्शियन दौर से इसका
आगाज़ हुआ था। रवायती कैसे है, क्योंकि एनसीए से तो ये शुरू हुई और अभी जैसे हमने एक स्टूडेंट से भी पूछा, तो क्या बहुत पुराना आर्ट है ये? ये बहुत सालों साल चलता हुआ आर्ट है, लेकिन ये ख़त्म हो गया था टाइम के साथ। लेकिन यहाँ पे के टीचर्स साथ और जो बहुत बड़े टीचर्स हैं, जैसे सर उस्ताद बशीर हो गए, तो उन्होंने यहाँ पे दोबारा रिवाइव किया इसको, दोबारा इसको उठाया इसको, और इसको बच्चों में इसकी तालीम दी। क्या अब इसका कोई इंडस्ट्री में जो है वो कोई फ्यूचर भी है? ऐसा तो नहीं कि आपने इसे पढ़ लिया और अब ये ज़ाया है, कोई इंटरनेशनल मार्केट में इसकी वैल्यू ना हो इस काम की? नहीं, इसकी बहुत ज़्यादा मार्केट है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि इसकी पेंटिंग से भी ज़्यादा इसकी वैल्यू है, क्योंकि ये हिस्ट्री को लिखने का एक बहुत बड़ा तरीका है। जैसे अभी आप देखते हैं कि मिनिएचर और जो मुगलाई दौर का जितना भी काम जो रिजर्व्ड है वो क्यों है, क्योंकि ये बहुत आर्काइवल शीट्स के बराबर 100 साल तक ये शीट्स ऐसी की ऐसी रहेंगी। किस चीज़ से ये बनती हैं शीट्स और कैसे ये बनाया जाता है? हाथ से बनाई हुई शीट से। हम जो स्क्विरल इवन जो ब्रश हम यूज़ करते हैं वो भी हम गुलेरी के बालों से इस्तेमाल करते हैं, वो भी हम खुद गुलेरी के बालों को ट्रिम करके उसके अंदर, और हम जो पेंट्स हम यूज़ करते हैं वो भी हम खुद बनाते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? मेरा नाम हामिद है और मैं प्रोडक्ट डिज़ाइनर और मेरा ताल्लुक हुंजा से। एनसीए में कौन सी क्लास में हैं आप और ट्रेड में? मेरा लास्ट थीसिस ईयर है और मेरा डिस्प्ले लगा हुआ है और 4 साल हो गए मेरे एनसीए में। ये क्या टेंट सा हमें नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़ है, उसके बारे में बताएंगे कुछ? बिल्कुल सर, ये मैंने एक पोर्टेबल टॉयलेट डिज़ाइन किया जो आउटडोर कैंपिंग के लिए जाते हैं, स्पेशली हाई एल्टीट्यूड पे जो जाते हैं क्लाइंबर्स, हाइकर्स जितने भी जाते हैं उनके लिए मैंने एक पोर्टेबल टॉयलेट डिज़ाइन किया। और ये बेसिकली इंस्पिरेशन है ट्राइपॉड से, जो कैमरे का ट्राइपॉड होता है उससे इंस्पिरेशन है। उसी की तरह खुलता है, उसी की तरह बंद होता है, और ट्राइपॉड का जो बैग होता है उसी की तरह एक 2.5 फीट के बैग में ये पूरा पैक हो जाता है। और इसमें जो सीट में मैंने जो शॉपर यूज़ किया वो डिकम्पोजेबल शॉपर यूज़ किए मैंने, और ये जो डिकम्पोजेबल शॉपर जो विद इन मंथ डिकम्पोज हो जाते हैं। आप कहीं भी यूज़ करते हैं और उसको ज़मीन के नीचे दफना देते हैं तो फिर ये डिकम्पोज हो जाते हैं, फर्टिलाइज़र बन जाती हैं। तो क्या लगता है कि मार्केट में इसे ख़रीदा जाएगा? आपके प्रोडक्ट को कोई तैयार करेगी कंपनी? काफ़ी सारे टूर कंपनीज़ वाले हैं, फैक्ट्री वाले हैं, तो वो ये एक सैंपल के तौर पे बनाया, तो उनसे कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट नंबर लेके गए इंशाल्लाह, फिर उनका फीडबैक आता है तो उनके साथ कोलैबोरेशन में काम करेंगे हम आगे, और मैस प्रोडक्शन में बनाएंगे तो इसका कॉस्ट भी कम होगा और हर कोई मतलब ख़रीद सकता है। अभी तकरीबन कितनी कॉस्ट इसके ऊपर आएगी अगर कोई प्रोडक्शन करता है? ये अभी एक सैंपल बनाने में मेरे तकरीबन कोई 14,000, मतलब अब मेस प्रोडक्शन में जाते हैं तो तकरीबन 50-60% इसका कम हो जाता है कॉस्ट, क्योंकि आप हर चीज़ ज़्यादा मिकदार में लेते हैं, आप मटेरियल जो लेते हैं उसमें लेबर कॉस्ट कम हो जाता है, ये सारी चीज़ें फिर कम हो जाती है, तकरीबन 50 से 60% कम हो जाता है। क्या आपको लगता है कि जो आपका थीसिस है इसे मुकम्मल करने में और इस हुनर को सीखने में एनसीए का किरदार भी है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है। और 4 साल पहले मैं, उससे पहले जो मैं पढ़ता था उससे अभी मैंने 4 साल इनसे में जो गुजारे हैं, बहुत कुछ सीखा है मैंने, और यहाँ से मैं बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ और मैं इनसे को देना भी चाहता हूँ। जो मुझसे सीखना चाहते हैं, जो मेरे पास है, मेरे पास स्किल है, मैं देना भी चाहता हूँ। जो मेरे स्टूडेंट आएंगे मैं उनको बहुत सिखाऊंगा और कोशिश करूँगा कि आगे भी मैं खुद मार्केट में जाके काम करूँ और इस मुल्क के लिए भी काम करूँ आगे। क्या इस तरह के टॉयलेट जो हैं पोर्टेबल, ये बाहर भी कहीं इस्तेमाल हो रहे हैं? कई मॉडल्स देखे हैं आपने? बाहर इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो उनका डिफरेंट मैकेनिज़्म, मेरा डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है। जैसे ट्राइपॉड का सिंपल एक मैकेनिज़्म, उसी से मेरा इंस्पिरेशन है, उसी से मैंने ये टॉयलेट टेंट डिज़ाइन किया। और सीट भी बिल्कुल सिंपल है, लाइट वेट है, इसका वेट तकरीबन 3 kg है, तो आप इजीली कहीं भी लेके जा सकते हैं अपनी गाड़ी में। और फैमिली के साथ होता आपके लिए प्राइवेसी के लिए टेंट भी बनाए, टॉयलेट टेंट। प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो प्रिंसिपल हैं एनसीए से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये डिग्री शो जारी है, बच्चों का काम आप साल से देखते हैं और आप ख़ुद भी आर्ट से हैं, तो कैसा आप पाते हैं? अब भी वो टैलेंट मौजूद है हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर? जी बिल्कुल जी, टैलेंट तो ग्रो कर रहा है। हम हर साल देखते हैं और हर साल हम यही कहते हैं कि ये इस मरतबा का थीसिस बहुत अच्छा था और पहले साल से ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट है। और बिल्कुल, तो अभी अब डिजिटल मीडिया के दौर में हम स्टूडेंट से भी पूछ रहे थे, अभी भी इस पेंसिल वर्क की, अभी भी स्केचेस की, डाइज की चीज़ों की अभी वैल्यू है? जी बिल्कुल है। देखिए, वो भी टूल है और ये जो आजकल जो मॉडर्न, जैसे आप डिजिटल कह रहे हैं, ये भी टूल के तौर पे यूज़ करते हैं और वो तो रहेगा हमेशा। जो जैसे आप कहते हैं मैनुअल ब्रश है या ये पेंसिल है, क्रेयॉन है, चाकुल है, बिल्कुल। आपसे एक इंटरव्यू के दौरान मैंने पूछा था तो आपने इसी डिग्री शो का जिक्र किया और आज हम, यही वजह है शायद कि यहाँ पे मौजूद हैं। आपने कहा कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ लोग जो आते हैं, यानी उसे डिग्री अवार्ड होने से पहले ही कंपनीज़ या कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग आते हैं और उन्हें जॉब्स ऑफ़र करते हैं। क्या इस साल भी ऐसे लोग विज़िट किए हैं उन्होंने? जी बिल्कुल है। हमारे
जो डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट डिज़ाइन के, उसमें बच्चे कुछ थीसिस पे इंगेज हो जाते हैं, कुछ इससे पहले पिक कर लिए जाते हैं। और इवन उनका जो काम है जो आपको ये डिस्प्ले पे मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा सेल हो गया है। कुछ ने उनसे ये कहा गया कि कमीशन कर दें हमें, एक पेंटिंग है वो बिक गई है, स्टूडेंट कह रहा है मैं इस किस्म की आपको एक और बना दूँगा। तो बड़ी इसकी ये एक तो ये बड़ा पॉपुलर एक इवेंट होता है हमारा, उसमें बहुत बड़ी इसकी व्यूअरशिप है और बेतहाशा बाहर यहाँ पे आते हैं। उस रोज़ आप थे नहीं यहाँ पे क्यों लगी होती है लोग फर्स्ट। अभी भी हम देख रहे थे कि बारी बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे जो हैं, मुख्तलिफ स्कूल से आए हुए, कॉलेज से आए हुए विजिट कर रहे हैं। इन्वाइट करते हैं, वो स्कूल्स के भी आते हैं और डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे भी आते हैं, ग्रुप आते हैं। लेकिन आर्ट वर्क को जो देखने वाले और जो ख़रीदने वाले वो बहुत बड़ी तादाद से आ रहे हैं। तो क्या ये इसे जो सेल किया जाता है उससे पहले कोई कमेटी इसका जायज़ा लेती है, बच्चों को नंबर्स वगैरह इस पर देती है? देखिए इसी में उन्हें डिग्री अवार्ड होती है, ये एक्चुअली उनका काम है। उनके तमाम यहाँ पे जो 4 साल उन्होंने गुजारे हैं, जो कुछ उन्होंने लर्न किया है, जो कुछ उन्होंने रिजॉल्व किया है, तो ये एक्चुअली सिलेक्टेड वर्क है जो डिस्प्ले किया जाता है। उनका काम तो बहुत ज़्यादा है। ये सिलेक्टेड पीसेस हैं, स्पेस के हवाले से जितनी हमारे पास स्पेस अवेलेबल है तो किसी का 4 या 5 पीसेस हम डिस्प्ले करते हैं, बाकी तो इनका बहुत काम होता है। प्रोडक्ट्स भी हमने देखी, मुख्तलिफ बच्चों ने बड़ा कार्ट वो मॉडिफाई किया हुआ था, एक ने टॉयलेट बनाया हुआ था। इन चीज़ों को भी इंडस्ट्री में आपके पहले भी, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसा तो नहीं कि इन आइडियाज़ को फेंक दिया जाता है? बिल्कुल ऐसा है। बाकी देखिए हमारे यहाँ एक ट्रेंड है ना, हमारे यहाँ कॉपी का ट्रेंड है। हम हर चीज़ को कॉपी करते हैं और एक नया जो डिज़ाइन है या जो आइडिया है वो आपके पास इंडस्ट्री जितनी है आपको पता ही है। और लेकिन एक रोल एनसीए का है कि हर साल हमारा जो डिज़ाइन डिपार्टमेंट है वो क्रिएटिव डिज़ाइन दे रहा होता है। इस पर तो अभी आपने देखा है क्लाइमेट के हवाले से, और इवन उन्होंने वो जो बाइक तैयार की हैं, और इन बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो इंतहाई इनोवेटिव हैं। इंटरनेशनल इंडस्ट्री से भी लोग जो है वो एनसीए के स्टूडेंट्स को इस डिग्री शो के बाद जो है वो इनवाइट करते हैं, उनकी वैल्यू होती है। देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट एम्बेसडर्स आते हैं और ये बात इंटरनेशनली काफ़ी स्प्रेड ये हो जाती है। और फिर अब ये है कि वो इंडिविजुअल लेवल पे भी इन्हें कांटेक्ट किया जाता है और नेशनल लेवल पे भी, यानी कॉलेज के लेवल पे भी बात हो रही होती है। और स्टूडेंट्स फिर डायरेक्ट, हमारा जो ग्रेजुएट है ना 4 साल में वो इतना कॉम्पिटेंट हो जाता है कि वो ये चीज़ें खुद डील कर रहे हैं। हम न्यूज़लेटर आपका देखा, बड़ा खूबसूरत है। क्या आपको लगता है कि वो भी आर्ट के और जो एनसीए का पॉजिटिव इमेज है उसे प्रमोट और उसके स्टूडेंट्स के काम को प्रमोट करने में बैनुल-अक़वामी दुनिया में मदद कर रहा है? जी बड़ा रोल है उसका। जी देखिए उसमें हमारा जो इवेंट्स जितने भी एनसीए में चल रहे होते हैं, इवन एग्जीबिशंस भी और सेमिनार डिस्कशंस और बच्चों की जो उनकी परफॉर्मेंस, हर चीज़ उस पर छप रही होती है और दुनिया भर में जारी होती है और बड़ा अच्छा फीडबैक हमें आता है वर्ल्ड वाइड। क्या ये मौके जो हैं आपको लगता है कि पसमानदा इलाके जैसे बलोचिस्तान है, जनूबी पंजाब है, सरहद के कुछ इलाके हैं, उन बच्चों को भी अवेल होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए। वहाँ पे जो सेंटर्स हैं वो इम्प्रूव होना चाहिए। उस तरफ भी बिल्कुल आपने बात सही कही है कि वो एज ए पाकिस्तानी राइट तो सबका है। और मेरा ख्याल है कुछ सेंटर्स अब बनने शुरू हुए हैं, इवन यूनिवर्सिटीज़ की एक्सटेंशन हो रही हैं, कुछ उन एरियाज़ में यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं। लेकिन आर्ट के हवाले से आर्ट्स के सेंटर्स होने चाहिए, एग्जीबिशंस, कुछ गैलरीज होनी चाहिए। और गवर्नमेंट को ये चाहिए कि एनसीए जैसे अदारा, जो एक बड़ा अदारा, देखिए 150 साल की इसकी हिस्ट्री है और हम बड़ी ये ख्वाहिश रखते हैं कि अगर पंजाब गवर्नमेंट या बाकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हमसे कहें कि हम ये शो उन एरियाज़ में जाके एग्जिबिट करें तो बिल्कुल हम ले जाएंगे। अभी रिसेंट कुछ दिन पहले हमारी मीटिंग थी, एक्स मिनिस्टर एजुकेशन है मियां इमरान मसूद साहब, आप जानते होंगे यकीनन। वहाँ पे किसी ने हमें जो है वो दी सजेशन मेंबर्स ने कि अब जो आर्ट स्कूल हैं उनके साथ म्यूज़ियम को अटैच कर दिया जाए। क्या आप इसकी फेवर करेंगे? देखिए जी मैं तो बिल्कुल फेवर करूँगा, लेकिन हमारी जो रियासत है ना उसकी ये कभी भी प्रायोरिटी नहीं रही। ये बस मियां मसूद साहब बड़े मैं समझता हूँ कि बड़े एक्टिव थे। मैंने देख रखा है, बड़े उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स की थी और अब जो मिनिस्टर्स हैं अपने तौर पे वो भी बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी एज ए होल, एज ए नेशन, हमारे अंदर कुछ ये इन बिल्ट ख़राबी है कि एजुकेशन को हम समझते हैं कि इसको तो प्रमोट होना चाहिए ही नहीं।
तो अभी क्या हम उस तरह से पुराने, जब हम बचपन अगर 10-15 साल 20 साल हम पीछे चले जाएं तो हम देखते थे स्टडी टूर्स होते थे, म्यूज़ियम्स की चीज़ें, अब ऐसी हमें सूरत हाल क्यों नज़र नहीं आती? क्यों ये म्यूज़ियम जो है कि हमें बेअबान या समझ लें जंगल बने नज़र आते हैं? देखिए, आप म्यूज़ियम्स की बात कर रहे हैं, अब आप स्कूल्स की बात कर रहे थे, आप एफर्ट्स की बात कर रहे हैं मिनिस्टर्स की, गवर्नमेंट्स की। मुझे आप ये बताइए, अब आप स्कूल की बात अगर कर ही रहे हैं तो हर प्रोविंस में जो स्कूल्स हैं, जो स्टेट स्कूल्स हैं, आप क्या नहीं जानते वहाँ पे गाय भैंसें बंधी हुई हैं? आप नहीं जानते कि चौधरीज़ का वहाँ पे चारा रखा हुआ है? तो क्यों नहीं उन्हें इस पे फ़ाइन किया जाता है हैवी कि ये 10 साल से एक सरकारी स्कूल में एक चौधरी साहब काबिज़ हैं, क्यों नहीं उन्हें 5 करोड़ रुपये फ़ाइन करके स्कूल पे लगा दिया जाता? क्या ये किसी को नहीं पता? लेकिन ये वो डेरेदार वही तो इक़्तिदार में बैठे हैं, वो कैसे अपने आप को नुकसान करें? फिर आप पता नहीं किस तब्दीली के बारे में सोच रहे हैं बैठ के ऊपर से आएगी। बाकी देख लीजिए, जब तक आप ये इस लेवल पे एक्शन नहीं लेंगे, अब जैसे हम देख रहे हैं कि चीज़ें खाली कराई जा रही हैं, इंक्रोचमेंट को तोड़ा जा रहा है, लेकिन मैं तो उस रोज़ इस चीज़ को देखूँगा ना कि वो जो स्टेट स्कूल्स हैं जो कि इंटीरियर में जाके बने हुए हैं, इवन लाहौर शहर से 50 मील के फासले पे भी बने हुए हैं, उस पर कब्ज़ा किसी का है और उससे बच्चे जो है वो दरख्त के नीचे पढ़ रहे हैं, स्कूल मौजूद है वहाँ पे। तो ये इस हालात में आप ये कहें कि स्कूल के साथ म्यूज़ियम बना देगी गवर्नमेंट, हमें आज तक किसी ने एक इंच जगह नहीं दी। 150 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है। आज भी जब किसी से बात करते हैं कि हमारे एडजस्टमेंट में अगर कोई स्पेसिस हमें दे दें, हमारी एक्सपेंशन रिक्वायर्ड है, तो लोग कुछ नहीं, बस इधर से सुन के एक तकरीर करके चले जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी का आपसे जिक्र हुआ था लास्ट इंटरव्यू में भी, उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी अभी तक? देखिए जी, कभी भी ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि प्रायोरिटी किसी की एजुकेशन है ही नहीं। मैं उस दिन कहूँ कि ये मानूंगा कि किसी भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी एजुकेशन है जिस रोज़ कोई हमसे बैठ के बात करेगा। 150 साल पुराना ये इंस्टीट्यूशन है कि जी बताएं आप क्या करना चाहते हैं, क्या काम आपके नहीं हुए, क्या आपकी ज़रूरियात हैं। जब हमसे कोई बात ही नहीं करता और अगर हम करते हैं चिल्ला के तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। यकीनन गवर्नमेंट को जो है वो ऐसे स्टेप लेने चाहिए, ऐसे इदारों को, जैसे आपने बताया 100 साल से ज़्यादा 150 साल से ज़्यादा हिस्ट्री है, उन्हें प्रमोट करना चाहिए। तो तजावज़ात हैं ख़ासतौर पे अंदरूनी लाहौर से, और क्योंकि आपका आर्ट से ताल्लुक़ है और वो सकाफ़त और चीज़ें और वहाँ पे बड़ा वर्क है आर्ट का, तो अब वो तजावज़ात के ख़ात्मे से आप खुश नहीं हैं या क्या वाकई तजावज़ात ख़त्म की जा रही हैं? देखिए जी, मैं किसी भी तजावज़ात तो मैं नहीं समझ रहा कि उसको आपको ख़ात्मा कर रहे हैं, कोई कमाल कर रहे हैं। मुझे आप ये बताइए कि वो जो तजावज़ात हैं स्कूलों में जो लोग जो कब्ज़ा करके बैठे हैं, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया है, मेरे नज़दीक वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे वो जो लोगों ने की गाय भैंसें बंधी हुई हैं, चारा वहाँ पे रखा हुआ है, बना हुआ स्कूल था और मिनिस्ट्री भी मौजूद है, हुकूमत भी मौजूद है, सरकार सारी मौजूद है, एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ कमिश्नर साहब भी हैं, लेकिन वो स्कूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो उस पर जो कब्ज़ा किया हुआ है पहले वो तो छुड़ा लेना आप। तो NCA का क्या किरदार है? जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं जिन्हें मौके नहीं मिलते, क्या वो स्टूडेंट्स यहाँ तक उनकी एक्सेस है? ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ लाहौर के लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं? नहीं, देखिए जी, हमारे पास तो बिल्कुल एक्सेस है। हमारे यहाँ बड़ी एहतियात से हम देखते हैं और बड़ा एहतियात करते हैं कि अगर कोई इंटीरियर पंजाब से या साउथ पंजाब से या इंटीरियर सिंध से, कोई वहाँ से बलोचिस्तान से कोई बच्चा बहुत दूर से दराज से हम देखते हैं, तो बड़े एहतियात से हम उसको इंटरव्यू कर रहे होते हैं कि इसको हमें लाना है यहाँ पे मेन स्ट्रीम में। हम तो एफर्ट करते हैं, लेकिन वो जो बात है ना कि रियासत का जो रोल है कि किस चीज़ को एक्सपेंड करना है, आप भी जानते हैं कि आज यूनिवर्सिटीज़ जो है जो 10 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी, 30 साल पुरानी है, उनको 200 एकड़ जगह है जो गवर्नमेंट ने दी है। नेशनल कॉलेज को बता दीजिए अगर 1 इंच जगह भी हमें मिली, और मैंने अपने पूरे टेन्योर में 5 साल में मैं मोटरवे पे रहा हूँ कि इस्लामाबाद लाहौर कन्विंस करके कोई 200 प्रपोजल्स दे चुके हैं। हमें तो जी 1 इंच जगह अभी तक नहीं मिली कि एक्सपेंड किया जाए, कुछ सीट्स को बढ़ाया जाए, बच्चों को देखिए मौका किसे मिलेगा बताइए। अगर हमारे यहाँ स्पेस मिल जाती है तो जो आप बात कर रहे हैं इंटीरियर पंजाब की, ये रूरल जो एरिया से जो बच्चे हैं उन्हीं को मौका मिलेगा ना। बड़े शहर में तो देखिए प्राइवेट सेक्टर में बहुत इंस्टीट्यूशन है, बड़े शहरों के बच्चे वहाँ जा सकते हैं, बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशन खुल गए हैं प्राइवेट सेक्टर में जिनकी ऑब्वियसली फीसिस भी हैं, लेकिन ये एक स्टेट इंस्टीट्यूशन है, इसकी अगर एक्सपेंशन होती है तो इससे फ़ायदा होगा गरीब के बच्चे का। कहीं ये 17वीं-18वीं तरमीम की वजह तो नहीं है कि जब मतरई बेटे जैसा सलूक जो है वो NCA से आपके ख्याल में अगर किया जा रहा है कि क्योंकि आप पंजाब में मौजूद हैं और वफाक के मतहत ये चल रहा है, अगर ये पंजाब के मतहत डायरेक्ट होता तो इसकी हालत बेहतर ना होती? नहीं, ये तरमीम भी पता नहीं, ये तो सियासतदानों का काम है, हम तो इस तरफ नहीं देख रहे।
ये पहले भी हाल ऐसे ही था, इस तरमीम से पहले भी ऐसे ही था, बाद में भी ऐसे ही है। अब इसमें हमें तो कुछ नज़र नहीं आया कि कुछ स्पेस मिली हो या कुछ फंडिंग बेहतर हो गई। लेकिन सदर मुशर्रफ के दौर में तो कहा जाता है कि एनसीए को बड़ा जो है वो सपोर्ट किया गया। जी, वो भी उनको एक मजबूरी थी उस वक्त कि एक बहुत ही पाकिस्तान का इमेज का उन्हें फ़िक्र पड़ी हुई थी कि दुनिया को कुछ और दिखा देना है। उस चक्कर में हमारे पास कुछ थोड़ी बहुत फंडिंग आ गई कि फ़िल्म डिपार्टमेंट खोल लें, आप म्यूज़िक पे दिखा दें, कुछ दुनिया को दिखा दें। हमें फिर फ़िक्र यही पड़ी होती है कि दुनिया को कोई और फेस दिखा दें, अपना क्या फेस है, आईना क्या है, वो हमें नहीं देखना। हम आईने के देखने के शौकीन नहीं है। तो मुशर्रफ साहब के टाइम पे भी ये था, उन्हें ये शौक़ था कि दुनिया को कुछ और फेस दिखाना है, पाकिस्तान का दिखा दिया उन्होंने। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यकीनन एनसीए जैसे इदारों को हुकूमत को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए, और अब तो इसे यूनिवर्सिटी क्या यूनिवर्सिटी के साथ बहुत आगे जो है वो बढ़ के सोचना होगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।